नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज दिन भर पार्क में बिताने के बाद समीरा ने जो कुछ भी देखा और सुना वो उसे हजम नहीं हो रहा था। एक तो पीहू के मुंह से निकला डेड शब्द और वो भूलकर भी नहीं भुला पा रही थी। जो भी कमी रह गई थी वो आदित्य और नेहा के बीच हुए मूवमेंट्स ने पूरी कर दी थी। वो तीनों तो वहां से निकल गए थे, लेकिन समीरा के अंदर की आग अब ज्वाला बन चुकी थी। सिद्धांत ने जब उसे गुस्से में बनकते हुए देखा तो वो बड़े ही पोलाइटली बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज कम्प्लीटली नॉट फेयर। देखा तुमने? देखा कैसे हाथों में हाथ डालकर वो यहाँ से चले गए। वट डज सी थिंक ऑफ हर सेल्फ? क्या लगता है उसे? वो मेरे सामने आदित्य के इतना करीब आ जाएगी और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी, समीरा ने कहा। सिद्धांत अब समझ चुका था कि अब वो शांत होने वाली नहीं थी। समीरा, शांत हो जाओ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद आदित्य और नेहा के बीच वैसा कुछ भी नहीं है। सिद्धांत अब भी उसे सच बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। आज तुमने देखा नहीं है क्या? देखा नहीं दोनों कितने इंटीमेट थे एक दूसरे के साथ। कैसे आदित्य उसके पैर में दवाई लगा रहा था, कैसे वो बदतमीज बच्ची आदित्य को अपना डैड कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है? अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, समीरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सबसे ज्यादा नाराजगी उसे सिद्धांत से थी, क्योंकि वो अब भी उनके रिश्ते के बारे में खुल के समीरा को नहीं बता रहा था। सिद्धांत भी जानता था इस वक्त समीरा को कुछ भी समझाना बेवकूफ़ी होगी। वो भी आदित्य से अपने प्रॉमिस के कारण बंधा हुआ था, इसलिए कुछ बता नहीं पा रहा था। वो चुपचाप वहां से गाड़ी लेने के लिए चला गया। यहाँ आदित्य नेहा और पीहू के साथ घर वापस आ चुका था। तीनों इतना थक चुके थे कि उन्होंने बाहर ही कुछ हल्का फुल्का खा लिया था। मेंशन के अंदर आते ही आदित्य ने नेहा से कहा, पीहू को ऊपर लेकर जाओ और गर्म पानी से नहला देना, उसे अच्छी नींद आएगी। और हाँ, यू ऑल्सो टेक अ शावर। पीहू तक तो ठीक था, लेकिन अब तो नेहा को भी उसका ख्याल रखने के लिए बता रहा था। पीहू ने फ्रेश होने के बाद नेहा का हाथ पकड़ा और उसके बिस्तर पर लेट गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नेहा ने देखा तो आदित्य एक ट्रे लिए अंदर आ रहा था। ये लो, पीहू के लिए गर्म दूध है और तुम्हारे लिए जिंजर सूप। आदित्य ने तुम दोनों के लिए भेजा है, दिन भर से पानी में थे ना, ये पी लो तो जुकाम नहीं बैठेगा। आदित्य ने नेहा को दोनों का गिलास पकड़ाते हुए कहा। नेहा गिलास उठाते वक्त भी बस आदित्य को ही देखे जा रही थी। अगर सूप आंटी ने बनाया तो देने आदित्य क्यों आ गया, ये वो सोच रही थी। थैंक यू इसके लिए भी और आज हमारे साथ आने के लिए भी, नेहा ने कहा। उसे तो लगने लगा था कि उसके पास थैंक्स बोलने के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं था। आदित्य ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। आज उसने पीहू और नेहा के चेहरे पर जो खुशी देखी, उसके लिए वो ऐसी कई ट्रिप्स कर सकता था। उस रात तीनों इतने थके थे कि वो आराम से सो गए, लेकिन किसी के लिए ये रात काटना पहाड़ से भी भारी हो गया था। समीरा के दिमाग में रात भर बस यही चलता रहा जो उसे आज उस अम्यूजमेंट पार्क में देखा था। कभी उसे आदित्य के बगल में खड़ी नेहा नजर आ रही थी तो कभी डैड बोलती हुई पीहू। इस तड़प से वो रात भर बस करवटें ही बदलती रही। उसने सोच लिया था कि इस तरह से वो नेहा को आदित्य के करीब आने नहीं दे सकती है। अगले दिन सुबह सिंघानिया विला में, जहां आदित्य के मॉम डैड रहा करते थे, वहां निर्मला सिंघानिया अपने गार्डन में बैठकर सुबह की चाय की चुस्कियां ले रही थी। सुबह उठते ही उन्हें अकेले बैठकर कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना अच्छा लगता था। उसी दौरान एक सर्वेंट उनके पास आया और बोला, मैडम, समीरा मैम आपसे मिलने आई है। निर्मला चाय पीते पीते अचानक से रुक गई। क्या? कौन आया है? समीरा, निर्मला ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह समीरा यहाँ पर क्या करने आई थी, लेकिन आदित्य के अलग रहने से निर्मला को भी कई बार अकेला फील होता था, इसलिए जब कोई उससे मिलने आता था तो उसे अच्छा लगता था। यस मैम, वो बाहर हॉल में आपका वेट कर रही है, सर्वेंट ने बताया। अच्छा, उसको बैठाओ, उसको बोलो मैं आ रही हूँ, निर्मला ने कहा और अपनी चाय खत्म की।
कुछ ही देर में वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा समीरा वहां बैठकर उसका ही इंतजार कर रही थी। समीरा, तुम यहाँ? निर्मला ने उसे देखते ही कहा। आंटी, आप कैसी हैं? समीरा ने निर्मला को देखते ही उन्हें गले लगा लिया और पूछा। मुझे आपकी याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए थे ना आपसे मिले, इसलिए सोचा क्यों ना आज आपसे मिलते चलूं। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उसने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम बच्चे आकर मुझसे मिलते हो तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, निर्मला ने कहा, जिसके बाद दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। आंटी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आपको रिंग पसंद है ना, इसलिए मैं आपके लिए एक लेटेस्ट ट्रेंड की रिंग लेके आई हूँ। होप आपको पसंद आएगी, समीरा ने कहा और अपने बैग से एक बॉक्स निकाल कर निर्मला को दे दिया। निर्मला ने काफी मना करने की कोशिश की, लेकिन समीरा ने गिफ्ट के नाम पर बॉक्स उसे पकड़ा ही दिया। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, मैं मंगवा लेती ना, निर्मला ने कहा। आंटी, मेरे होते हुए आपको किसी और से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ, समीरा ने कहा। उसे लग रहा था कि अगर निर्मला को उसने अपनी तरफ कर लिया तो शायद उसका आदित्य के करीब जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी तुम अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहती हो, मेहनत करना चाहती हो। ऐसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती है, निर्मला ने समीरा की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू सो मच आंटी, काम अच्छा चल रहा है, समीरा ने कहा। अब जब वो अपनी बात का कहने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी थी, तब उसे लगा कि अब वो आदित्य का नाम ले सकती है, लेकिन आदित्य के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इतने कम समय में उसने सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को जो पहचान दिलवाई है वो वाकई में ही एक मिसाल है। हम जैसे लोग तो उसे देखकर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, समीरा ने कहा। आदित्य के बारे में ये सब सुनकर एक माँ होने के नाते निर्मला का चेहरा खिल उठा। आदित्य बहुत ही मेहनती है, उसकी अचीवमेंट्स और सक्सेस देखकर हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बस थोड़ा जिद्दी है, अपने मन की बातें मन में ही दबा कर रखता है, उसने कहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, पर मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। वो काम में मेहनत के चक्कर में अपनी हेल्थ ना भूल जाए। पता नहीं ठीक से खाना पीना करता है या बस काम ही करता रहता है। मैंने कुछ दिनों पहले उसे लंच के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने डिनर के लिए पूछा तो भी उसने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम खा रहे हो या नहीं। अब आप भी बताइए ना आंटी, ऐसे बिना खाए पिए थोड़ी काम होता है, समीरा ने कहा। उसने बातों बातों में निर्मला के अंदर आदित्य की चिंता का बीज बो दिया था। जब भी बोलो कुछ तो बोलता है कि फ्री नहीं है, समीरा ने आगे कहा। ये सब कुछ सुनकर निर्मला का चेहरा उतर गया। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसकी नेहा को लेकर आदित्य से बहस हो गई थी। उसे अब समझ आने लगा था कि आदित्य आजकल कहाँ बिजी रहने लगा था और वो क्यों समीरा के साथ लंच या डिनर पर नहीं जा रहा था। और तो और बोलते हुए समीरा रुक गई। क्या हुआ, बोलो, निर्मला ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, समीरा ने पहले तो टालने की कोशिश की। बताओ ना बेटा, मुझसे तुम शेयर कर सकती हो, आखिरकार मुझे भी आदित्य की चिंता है, निर्मला ने कहा। हाँ प्लीज डोंट शेयर इट विद एनीवन, मुझे पता नहीं कि कैसे मैं इस बारे में बात करूं, समीरा ने झिझकते हुए कहा। कहो ना, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी, निर्मला ने फिर एक बार पूछा। आंटी, मैंने सुना है कि आदित्य अम्यूजमेंट पार्क गया था, समीरा ने आखिर का वो बताया जो कहने वो यहाँ पर आई थी। क्या अम्यूजमेंट पार्क? पर क्यों? और वो तो कभी पार्क नहीं जाता, निर्मला ने चौंकते हुए पूछा। उन्हें लगता था कि उनके बेटे को वो सबसे अच्छे से जानती थी और उन्होंने आज तक आदित्य को बड़े होने के बाद पार्क जाते हुए नहीं देखा था। वही तो आंटी, और वो भी उस लड़की नेहा और उसकी बच्ची पीहू के साथ। मैंने तो ये भी सुना है दैट ही इज बिहेविंग वेरी वेल विद देम, समीरा ने एक और बात मसालेदार तरह से सुनाई। ये कैसे हो सकता है? सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ एक लड़की और बच्ची के साथ पार्क जा रहा है। आदित्य अपनी पहचान भूल गया है क्या? अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो बात फैल गई तो वो ऐसी लापरवाही कर कैसे सकता है, निर्मला ने बड़ी ही फिक्र में कहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। आंटी काम डाउन, इतना गुस्सा मत करिए, मैंने सिर्फ ये सब सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे डिटेल्स भी नहीं पता है, इसलिए समीरा ने बड़ी ही स्मार्टली सब कुछ बता भी दिया था और इन सब से पल्ला भी झाड़ लिया था। सब कुछ इधर का उधर करने के बाद भी वो ऐसे जताना चाहती थी जैसे उसे इन बातों से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता।
आंटी मैंने सिर्फ इतना देखा है कि आदित्य उस बच्ची को बहुत ही पसंद करता है। उसकी माँ नेहा से मैं एक बार मिली हूँ। सी इज ऑल्सो नाइस बट सॉरी टू से आंटी बट मुझे नहीं लगता कि वो लड़की हमारे आदित्य के लायक है। आपको तो आदित्य के लिए उसके ही जैसी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। समीरा ने बातों बातों में अपना पत्ता भी अब फेंक दिया था। वो अपनी इमेज को बनाए रखते हुए नेहा की इमेज बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। ये सब सुनकर निर्मला भी परेशान हो गई। उसे याद आ रहा था कि वो उस दिन आदित्य को यही तो समझाने गई थी कि नेहा और उसका कोई भी मैच नहीं है, लेकिन आदित्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी। समीरा, मैं जानती हूँ कि वो नेहा आदित्य के लायक नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसकी एक बेटी हो हमारे बेटे की बराबरी कभी नहीं कर सकती। सिंघानिया फैमिली की बहू वही बन सकती है जो प्योर हो और इनोसेंट हो। हम किसी भी सूरत में नेहा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, निर्मला ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा। उनकी ये बात सुनकर समीरा के चेहरे पर ऐसे चमक आ गई थी जैसे उसकी खोई हुई उम्मीद उसे वापस मिल गई हो। थैंक गॉड आंटी, आप ये बात समझती हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं ये बात किससे कहूँ। आदित्य तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आप सिंघानिया फैमिली में कुछ बुरा नहीं होने देंगी, इसलिए मैंने आपसे बात करना सही समझा। समीरा ने निर्मला को अब मक्खन लगाते हुए कहा। उसे भरोसा था कि आदित्य के दिल का रास्ता उसे निर्मला के थ्रू ही बनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत उसने अब कर दी थी। समीरा जितने लंबे समय से आदित्य की दोस्त थी, एक समय के बाद तो निर्मला ने भी समीरा को अपनी होने वाली बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया था। लेकिन नेहा के आने से सब कुछ रुक गया था। यहाँ समीरा का ख्वाब और वहाँ निर्मला की उम्मीदें। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करूंगी। आखिरकार आदित्य सिर्फ हमारा बेटा नहीं बल्कि सिंघानिया फैमिली की शान है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे हमारी शान पर कोई भी आ जाए। निर्मला ने समीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। थैंक यू आंटी, अब मुझे सारी होप सिर्फ आपसे ही है, समीरा ने इमोशनल होकर कहा। निर्मला को अब डर था कि कहीं आदित्य की इतने सालों की मेहनत ऐसे ही ना खराब हो जाए, उनकी बनी बनाई इज्जत सिर्फ एक डिसीजन से खत्म ना हो जाए। समीरा तो अपनी बातें कहकर विला से निकल गई थी, लेकिन उसे निर्मला के मन में कई तरह के डाउट्स, सवाल और डर छोड़ गई थी। अपने बेटे की अम्यूजमेंट पार्क जाने की खबर तो उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। अपने कमरे में उसे मुंह लटकाए हुए देखकर अब राजीव ने कुछ देर बाद पूछ ही लिया, क्या हो गया मैडम, आज किस लिए इतनी नाराज हैं? राजीव का मजाकिया अंदाज सुनकर निर्मला के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई थी, लेकिन उसकी टेंशन अभी भी उतनी ही थी। राजीव को अब समझ आ गया था कि निर्मला का मन बहुत ही भारी है। क्या हुआ निर्मला, कुछ बात है तो कहो, इतनी टेंशन में क्यों हो? राजीव ने पूछा। निर्मला उसकी बात सुन रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। वो बार बार उसकी तरफ देख रही थी पर शांत ही थी। समीरा ने कुछ कहा क्या हुआ है? राजीव ने आगे पूछा। उसे समझ आ रहा था कि समीरा और निर्मला के बीच कुछ तो ऐसी बात हुई है जिससे वो टेंशन में है। आदित्य उस लड़की नेहा और उसकी बच्ची को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया था। कैन यू बिलीव दिस? निर्मला ने हैरान होकर बताया। क्या अम्यूजमेंट पार्क और अपना आदित्य, ये पॉसिबल है क्या? राजीव ने चौंकते हुए पूछा। उसने नेहा का नाम पहले भी निर्मला के मुंह से सुना था, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी उसे पता नहीं था। हाँ, मुझे पता चला है और ये सच है, निर्मला ने बताया। राजीव को अब भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने अपने बेटे को कब पार्क जाते हुए देखा है। तो अब ऐसा क्या हो गया जो वो दूसरों के साथ घूमने जा रहा है? क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता इतना खास है? इन सवालों को सोच समझकर राजीव ने निर्मला से कहा, एक काम करो, कल जाकर उस लड़की से मिलो, बात करो उससे, पूछो कि उसका और आदित्य का क्या रिश्ता है, और हो सके तो ये भी समझा देना कि हमारा परिवार दूसरों से थोड़ा अलग है। यहाँ कुछ चीजें अलाउड नहीं है तो ये नहीं रहेगी। उसने बड़े ही साफ शब्दों में निर्मला से कह दिया था कि नेहा का सिंघानिया परिवार में आना और रहना लगभग नामुमकिन है। निर्मला ने भी सिर हिलाते हुए उस बात पर हाँ कर दी थी, क्योंकि इस वक्त वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ वीकेंड खत्म होते ही नेहा अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। पीहू को समय से स्कूल भेजने के बाद वो खुद भी ऑफिस पहुंच गई। रोज की तरह वो अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने अननोन नंबर देखकर थोड़ी देर बाद उठाया तो दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज आई। हेलो हेलो, कौन? नेहा ने पूछा।
मैं निर्मला सिंघानिया बोल रही हूँ, आदित्य की मॉम, निर्मला ने फोन पर कहा। ये सुनते ही नेहा का दिल अब जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्यों उसे फोन किया था। नमस्ते आंटी, कहिए, नेहा ने खुद को संभालते हुए बड़ी शांति से पूछा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं, निर्मला ने पूछा। ठीक है, नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। मिलना है और मुझसे, पर क्यों? अगर कोई बात करनी है तो आदित्य से कर लें, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या करना है। फिर आदित्य बोलेगा कि तुम मत पढ़ो, मैं संभाल लूंगा, नेहा अब मन ही मन सोच रही थी। पर ऐसी कंडीशन में उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अपने मन के डर को संभालते हुए उसने निर्मला से मिलने के लिए हाँ कह दिया था। वो अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि अगर आदित्य की माँ ने उसे मिलने के लिए बुलाया था तो इसका मतलब है कि बात जरूर बड़ी है। पर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद के मन को मना लिया था और उसके सामने जो भी आएगा उसे फेस करना ही है। थोड़ी ही देर बाद निर्मला ने नेहा के फोन पर वेन्यू और समय दोनों भेज दिया। शाम को अपना काम खत्म करके नेहा कैफे पहुंची तो एक वेटर ने नेहा को रास्ता दिखाते हुए कहा, दिस वे प्लीज, मिसेस सिंघानिया इज वेटिंग फॉर यू। नेहा ने वेटर के पीछे पीछे चलना शुरू किया, जिसके बाद वो एक कॉर्नर पर जाकर रुके। नेहा ने देखा कि वहाँ एक लेडी कॉटन की साड़ी में बैठी हुई थी, जिसका ग्रेस, एलिगेंस और ओरा बिल्कुल आदित्य के जैसा था। नेहा ने जैसे ही उनकी ओर देखा, निर्मला ने भी मुस्कुराकर उसे अपने सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। हेलो आंटी, नेहा ने थोड़ी हिचक के साथ बैठते हुए कहा। हेलो, प्लीज बी कंफर्टेबल, निर्मला ने नेहा से कहा। उसके चेहरे पर ना निराशा थी और ना ही कोई गुस्सा। नेहा चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या बात होने वाली है। कहिए आंटी, क्या कहना है आपको, नेहा ने पानी पीते हुए पूछा। कुछ देर तक निर्मला शांत बैठी रही, जिसके बाद उन्होंने बड़ी पोलाइटली बोलना शुरू किया। नेहा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे बहुत ही समझदार और शांत लगी थी। तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा टेम्परमेंट, आई लाइक्ड एवरीथिंग। बट मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहती हूँ। सिंघानिया परिवार की इस पूरे शहर तो क्या पूरे स्टेट में एक इमेज है। हमारे घर का रहन सहन, रूल्स एंड रेगुलेशंस आम परिवारों से अलग है। और शायद इतने दिनों में हमारे घर में रहकर तुम्हें भी ये पता चल ही गया होगा। निर्मला की बातों में जो ताना था वो नेहा को साफ साफ सुनाई दे रहा था। उसने अपनी कॉफी उठाई और उसमें शुगर ऐड करके धीरे से पीना शुरू किया। नेहा अब चुपचाप बिना कुछ कहे बस सुने ही जा रही थी। और जिस तरह से हमारी फैमिली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक उसी तरह से आदित्य भी इस फैमिली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसे जिस तरह से हमने बड़ा किया गया है, जिस तरह का इंटेलेक्ट उसमें है, हमारी अगली जनरेशन उसे ही अपना सब कुछ मानती है, उसे ही फॉलो करती है, उसी के कदमों पर ही चलती है, उसने कहा। उसका कॉलेज भी ठीक से खत्म नहीं हुआ था और राजीव को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ा। उस उम्र में अपने पिता की जगह वो बिजनेस संभाल रहा है और जिस तरह से उसने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया है, उसकी हमारे परिवार में एक अलग शान और इज्जत है। पूरे सिंघानिया परिवार को गर्व है उसके ऊपर, हमारा प्राइड है, वो निर्मला ने कहा। वो धीरे धीरे जिस पॉइंट पर आना चाह रही थी वो नेहा उस बात को भाप चुकी थी, इसलिए उसका हर एक स्टेप, हर एक मूव, चाहे वो सही हो या गलत, उस पर हर किसी की नजर है। उसका लिया गया हर एक डिसीजन है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, निर्मला ने आगे कहा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, पर हमारा बेटा आदित्य सिंघानिया सबसे अलग है और आगे भी लोग उसी के पच्चीनों पर चलने की कोशिश करेंगे, निर्मला ने कहा। हाँ, पर आंटी आप मुझसे क्या चाहती हैं, नेहा ने पूछा। वो समझ तो चुकी थी लेकिन वो साफ साफ उनके मुंह से सुनना चाहती थी। नेहा, मुझे पता चला है कि तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। निर्मला के इतना कहते ही नेहा के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में वो अकेले उनसे क्या बात करेगी। पर अगर पूरी दुनिया के सामने कल को आदित्य तुम्हें अपनाएगा तो हमारे साथ साथ पूरा सिंघानिया परिवार इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और तुम्हें पता है कि ये मैं किस लिए कह रही हूँ। इतना कहकर निर्मला अब रुक गई। नेहा समझ गई थी कि उसका इशारा किस तरफ था। बिना कहे ही ये बात बड़ी कड़वी थी कि नेहा एक बच्ची की माँ थी और इतना बड़ा बिजनेसमैन एक ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं कर सकता। ये बात बुरी लगने वाली जरूर थी लेकिन नेहा को पता था कि यही सच है।
मुझे पता है ये बात तुम्हें बुरी लग सकती है, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, बट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अवर स्टेटस। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे पता है तुम सोच रही होगी मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूँ, लेकिन तुम एक माँ हो और एक माँ की तकलीफ अच्छे से समझोगी। इसी होप से आज मैं यहाँ आई हूँ, निर्मला ने कहा और अपने बैग से कुछ निकालने लग गई। नेहा अपसेट भी थी और कंफ्यूज्ड भी। वो सब कुछ समझ भी रही थी और नहीं भी। देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि कल तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे, इसलिए मुझे गलत मत समझना। ये खाली चेक है, इस पर जितना चाहो उतना अमाउंट भर सकती हो। मुझे पता है पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते, लेकिन पैसों के सहारे उन रिश्तों से दूर जरूर हुआ जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी, निर्मला ने ब्लैंक चेक आगे करते हुए कहा। नेहा के हाथ पांव अब कांपने लगे थे ये सुनकर। उसने सोचा था कि उससे 100 सवाल होंगे, उसे सुनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसे अपनी कीमत बतानी पड़ेगी। उसे नहीं पता था कि लोग उसके और आदित्य के साथ को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर देख रहे थे। नेहा ने पहले तो उस खाली चेक की ओर देखा, लेकिन उसे देखते ही जो गुस्सा उसके मन में आ रहा था उसे वो घूंट कर पी गई। उसे पता था उसके सामने जो औरत बैठी थी उसका मकसद नेहा की इंसल्ट करना या उसे पैसों से छोटा दिखाना नहीं था। वो एक माँ के रूप में आई थी और अपने बेटे और परिवार का भला ही चाहती थी। उनके हिसाब से उनके बेटे की इज्जत, खुशियां, सब कुछ नेहा ने रोक रखा था, जिसका हिसाब करने वो आज यहाँ आई थी। नेहा ने अपने सारे बुरे ख्यालों को पीछे रखते हुए बड़े ही प्यार से निर्मला की ओर देखा और कहा, आंटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने बेटे आदित्य से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना कहते हुए नेहा ने उस चेक को प्यार से खिसकाते हुए आदित्य की माँ की तरफ कर दिया। क्या कह रही हो, एक बार फिर से सोच लो, निर्मला ने कहा। आंटी, मुझे आपके इंटेंशन पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको हमारे रिश्ते के बारे में आदित्य से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए उससे कि ये शादी हमने क्यों की है, नेहा ने कहा। निर्मला को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या कहना चाहती हो, निर्मला ने पूछा। यही कि हम लोगों ने शादी प्यार में पड़कर नहीं की है, ना ही मुझे उससे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। बाकी आप और डिटेल अगर उससे पूछ लें तो शायद ठीक रहेगा। नेहा ने इतना कहकर अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी बातों से निर्मला को सीधा इशारा मिल गया था कि नेहा पैसों की लालची कतई नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर क्या मकसद हो सकता है इस शादी का, निर्मला ने पूछा। ये तो आपको आदित्य ही बता सकता है और मुझे कन्विंस करने की बजाय आपको आदित्य को कन्विंस करना चाहिए, नेहा ने कहा। वो खुद निर्मला की मुसीबत बढ़ाना नहीं बल्कि उसे सॉल्व ही करना चाहती थी। अब निर्मला और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ना तो उन्हें इस शादी का कारण समझ आ रहा था और ना ही उन्हें अलग करने का तरीका। उनका पैसे वाला तरीका वो वैसे भी फेल हो गया था। इस शादी की वजह चाहे जो भी हो, प्यार या जरूरत, लेकिन ये शादी हमारे खानदान में मानी नहीं जाएगी। शायद मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन सिंघानियाज की बहू एक बच्ची की माँ नहीं हो सकती। अगर तुम सामने से आकर आदित्य को डिवोर्स दे दो तो शायद हम दोनों की ही मदद हो जाए, निर्मला ने कुछ सोचते हुए कहा। नेहा आदित्य की माँ की बात सुनकर पूरी तरह से ब्लैंक थी। भले ही उसका आदित्य के साथ रिश्ता सिर्फ नाम भर का था, लेकिन डिवोर्स के बारे में तो उसने भी सोचा भी नहीं था। उसकी शक्ल देखकर निर्मला को लग चुका था कि नेहा इमीडिएटली कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। उसने बड़ी ही उम्मीद से फिर से वो चेक नेहा के आगे कर दिया और कहा, नेहा, तुम एक समझदार लड़की हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये डिसीजन बड़ी ही समझदारी से लोगी। बस ये बात याद रखना कि तुम जितना इस रिश्ते को आगे तक खींचोगी उतना ही आदित्य को बुरा लगेगा, क्योंकि किसी भी हालत में हम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आराम से सोच लो, ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना। निर्मला की बात सुनकर नेहा ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। वो सिर्फ उसे वहां से उठकर जाते हुए देख रही थी। निर्मला वहां से निकल चुकी थी, लेकिन उसकी बातों ने नेहा के दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आदित्य को हर्ट करने वाली बात उसके दिमाग में रह गई थी, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। एक तरीके से आंटी सही ही तो कह रही है। मेरा और आदित्य का जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो कब तक मैं उसे इस नाम के रिश्ते में बांध कर रखूंगी? और मैं होती कौन हूँ किसी को भी बांधने वाली?
मेरी वजह से वो किसी और से शादी नहीं कर सकता, किसी और के साथ नहीं रह सकता। इस तरह से तो सिर्फ उसकी जिंदगी का कीमती समय ही बर्बाद हो रहा है और इन सब के कारण उसको ही हर्ट होगा। नेहा कैफे में बैठकर यही सोच रही थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद उसे जल्दी ही आदित्य को डिवोर्स के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसके सामने ब्लैंक चेक रखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आदित्य के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सब सोचते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने पर किसी ने 100 खंजर मारे हों, लेकिन वो जानती थी कि कठिन फैसला हमेशा पेनफुल ही होते हैं। उसने सोच लिया था कि डिवोर्स इतनी छोटी बात नहीं है जो 1 या 2 दिन में हो जाए। उसे भी इन सभी बातों को सोचने समझने का वक्त चाहिए था। इन सारे ही विचारों को इकट्ठा करते हुए उसने वो जैसे ही वापस जाने का सोचा, पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। हे ब्यूटीफुल लेडी, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि कोई तुम्हें नहीं अपना रहा, मैं हूं ना। नेहा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्की की थी। वही विक्की जिसने आदित्य से जमीन का सौदा किया था फन क्लब में से नेहा को छोड़ने के लिए। तुम यहाँ? नेहा ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा। विक्की धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और कहा, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो आदित्य सिंघानिया भी शायद ही, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? विक्की ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, ये कैफे तो शायद पब्लिक पैलेस है, तो जैसे तुम यहाँ आ सकती हो वैसे मैं भी तो यहाँ पर आ सकता हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? विक्की ने अब हंसते हुए पूछा। उसका टोन और एटीट्यूड देखकर अब नेहा समझ गई थी कि उसके साथ कुछ भी बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अब उसने अपना बैग उठाया और वहां से मुड़कर जाने लगी, लेकिन विक्की ने उसे फिर से आवाज लगाकर रोक दिया। अरे आप तो बात ही नहीं सुन रही है। आप लोग जब यहाँ आए तो मैं यहीं पर ही बैठा हुआ था, मुझे तो लगा था बड़ी लंबी कन्वर्सेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में, लेकिन बात थोड़ी जल्दी ही खत्म नहीं हो गई, विक्की ने कहा। उसकी बातों से नेहा समझ गई थी कि उसने उसकी और निर्मला की सारी ही बातें सुन ली थी। उसने अब तुरंत चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को भी कान लगाने की आदत होती है। इंटरेस्टिंग। ओह लेट मी क्लियर दिस, मैंने कोई कान वान नहीं लगाए हैं, मैं तो बस पास में बैठा था इसलिए मुझे सब कुछ सुनाई दे गया। पर हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि आदित्य सिंघानिया तो बड़ा ही छोटा आदमी निकला। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुमने इतनी एक्सपेंसिव और इतनी प्रीसियस जमीन उसे लौटा दी और उसने बदले में क्या किया? अपनी माँ के जरिए तुमको ही डिच कर दिया। बुरा हुआ तुम्हारे साथ। विक्की इस वक्त नेहा पर तरस खाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। अपनी बकवास अपने पास रखो, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। नेहा ने इस बात पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया था कि उसे विक्की का आदित्य के खिलाफ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब तुम्हारा मेरी लाइफ से लेना देना ही क्या है। तुम्हारा जितना मतलब था वो आदित्य ने उस जमीन का सौदा करके उसी दिन ही खत्म कर दिया था, तो अब तुम क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो भी मेरी लाइफ में? नेहा ने आगे कहा। उसकी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा देखकर विक्की को हंसी आ रही थी। हाँ, मैंने कब कहा कि तुम्हारा कर्ज बाकी है? मैं तो बस किसी और मसले पर बात करना चाहता था, विक्की ने कहा। बात और मुझसे? नेहा ने पूछा। उसे लग रहा था कि विक्की उसे इधर उधर की बात करके खामखा घुमा रहा था। क्यों, मैं बात नहीं कर सकता क्या? अरे मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा तुम्हें, विक्की ने कहा। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए, नेहा ने कहा। वो इस वक्त लिटरली विक्की की बात कतई नहीं सुनना चाहती थी और यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। नेहा की बात सुनते ही विक्की ने अपने आदमियों को खाली कप से हटवाकर 2 नए कॉफी मग लाने का इशारा किया। तो बात ऐसी है मिस नेहा कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि कितनी अजीब बात है, लेकिन यही सच है। आई हैव सीन अ स्पार्क इनसाइड यू, और ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त बनाना प्रेफर करता हूँ, विक्की ने बड़ी ही सीरियसली कहा। उसकी बात सुनकर नेहा दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे विक्की की अब कौन सी चाल है, क्योंकि दोस्ती करना वो भी नेहा से, ये बात उसे कुछ हजम नहीं हो रही थी।
सॉरी, तुम्हारा ये ऑफर मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नेहा ने सख्ती से कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि आदित्य तुम्हारा दोस्त है? अरे उसने तो इतना सब करने के बाद भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम्हें नए दोस्त बनाने के बारे में, विक्की ने कहा। और मैं ये तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो दोस्त रहेंगे तो शायद लाइफ इजी हो सके। क्योंकि अभी तो, विक्की ने उस पर तरस खाते हुए कहा। इतना कंसर्न दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इस सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में जितने लोग हैं उतने इनफ हैं। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, नेहा ने कहा और वहां से जाने लग गई। जाना है तो जा सकती हो, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि आदित्य के मन में हमेशा से ही कोई है, विक्की ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। इस बात को सुनते ही नेहा के कदम अपने आप रुक गए। उसे ऐसा जोर का झटका महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। ओह, तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, विक्की ने अब हंसते हुए उसके पास आकर कहा। बड़े ताज्जुब की बात है ना कि उसके साथ होते हुए भी तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे नहीं हुआ, विक्की ने फिर से कहा। इनफ, मुझे इस बारे में बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, नेहा ने कहा। उसने जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को इतना दबा रखा था कि वो अभी भी यही दिखाना चाहती थी कि उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मुझे नहीं पता कि ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो। तुम मेरे या आदित्य के रिश्ते को जानना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई और इंटेंशन है, लेकिन तुम्हारी कोई भी बात मुझे अर्जेंट नहीं लग रही है, इसलिए मैं अब और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, नेहा ने कहा और वहां से निकल गई। उसका रिएक्शन देखकर विक्की समझ गया था कि नेहा उसकी बात से पैनिक कर गई थी। बॉस, क्या हमें उस लड़की के पीछे जाना चाहिए, विक्की के आदमियों ने तुरंत पूछा। उन्हें पता था कि नेहा बिना उनके बॉस की बात सुने ही वहां से निकल गई थी। नहीं, जब वक्त आएगा तब करेंगे सही चीज का पीछा, विक्की ने कहा। इतना कहते ही विक्की ने अपनी सिगरेट जलाई और कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गया। नेहा जिस गुस्से से यहाँ से गई थी, विक्की को ये तो अंदाजा हो गया था कि उसके मन में आदित्य के लिए कुछ तो है। उसने स्माइल करते हुए अपना फोन निकाला और नेहा को मैसेज किया। मैं इसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम सच की तलाश करते हुए यहाँ तक आओगी, ये जानने के लिए कि कौन है वो इंसान। इसे सेंड करने के बाद विक्की नेहा का रिएक्शन इमेजिन करके बस हंसा ही जा रहा था। उसे पता था कि उसने एक बड़ी ही तीखी चिंगारी नेहा के मन में जला दी थी। यहाँ नेहा कैफे से निकलकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। विक्की की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हुआ था। वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे ये सुनकर बहुत ही फर्क पड़ रहा था कि आदित्य की लाइफ में कोई है। उसने कभी भी खुद से ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी लाइफ में कितनी लड़कियां रही, उसके क्या रिलेशन रहे, क्योंकि शायद उसका रिजर्व नेचर देखकर उसे कभी ये सब जानने की इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन आज उसकी लाइफ में कोई और है, ये बात विक्की के मुंह से सुनकर नेहा अब उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक तो उस विक्की की बातों पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर वो सच भी है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आदित्य की लाइफ है, उसे जो करना है वो कर सकता है। मैं कौन होती हूँ ये सब सोचने वाली। कैफे से लेकर वापस ऑफिस जाने के रास्ते तक नेहा यही सोचती रही। उसका एक काम पेंडिंग रह गया था, जिसकी वजह से उसे समय खत्म होने के बाद भी ऑफिस जाना पड़ रहा था। जिस पैनिक स्टेट में वो कैफे से निकली थी, उसी हालत में वो हड़बड़ाते हुए ऑफिस के गेट के अंदर जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात विशाल से हो गई। इत्तेफाक से आज ही विशाल अपनी अब्रोड वाली ट्रिप से लौटा था। नेहा ने तो सुना था कि वो लंबे वक्त तक वहां रहेगा, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो आज ही वापस आने वाला था। मिस नेहा, कहाँ जा रही हैं आप इतनी जल्दी में, विशाल ने उसे छेड़ते हुए पूछा। उसी वक्त वहां रोबिन भी यहाँ पहुंचा। इतने दिनों बाद विशाल को देखकर वो कई सारी बातें करने लग गया, वहां की मीटिंग के बारे में, खाने पीने के बारे में। लेकिन विशाल को तो नेहा के जवाब में इंटरेस्ट था। नथिंग, मुझे बस कुछ काम है, नेहा ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया और वहां से जाने लगी। नेहा, हमारे बॉस इतने दिनों बाद लौटे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ये क्या तरीका है बात करने का।
रॉबिन ने गुस्से में कहा, उसे तो बस मौका चाहिए होता था नेहा के एटीट्यूड को डिफेम करने का। लेकिन नेहा उन दोनों आदमियों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए ना उनकी धमकियों से डरती थी और ना ही भारी भरकम डायलॉग से। मिस्टर रॉबिन, मुझे समझ नहीं आता कि मैं जवाब इनको देती हूँ तो मिर्ची आपको क्यों लग जाती है, नेहा ने पूछा। कैसे आ गया था विशाल इतनी जल्दी? क्या था उसके दिमाग में? क्या रॉबिन और विशाल कुछ और प्लान कर रहे थे? किसके बारे में बात कर रहा था विकी?